नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक श्रृंखला के अंतर्गत आज हम प्रतीक भाषा के माध्यम से चर्चा करेंगे छायावाद काव्य के उत्कर्ष का अद्भुत प्रमाण। हम जानते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण कालखंड है जिसमें गद्य और पद्य का प्रचुर मात्रा में सृजन हुआ, उसे छायावाद के नाम से जाना गया। कुछ लोग तो छायावाद को हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा स्वर्ण युग भी कहते हैं। आधुनिक युग भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में खड़ी बोली हिंदी का आगमन हो गया था और भारतेंदु खड़ी बोली हिंदी के माध्यम से साहित्य सृजन के लिए रचनाकारों को प्रेरित कर रहे थे। भारतेंदु युग में काव्य के अतिरिक्त गद्य की अनेक विधाओं का भी आगमन हुआ, इसलिए आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य को गद्य काल भी कहा गया। बहुत से रचनाकारों ने भारतेंदु की प्रेरणा से उनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर चलते हुए नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, पत्रकारिता, अनुवाद आदि अनेक क्षेत्रों में अपना रचनात्मक योगदान किया। भारतेंदु प्रतिनिधि कवि और गद्यकार के रूप में उपस्थित होते हैं, इसलिए उनके नाम से इस युग को जाना भी जाता है। भारतेंदु के बाद दूसरे बड़े प्रतिष्ठित भाषाविद और साहित्यकार, संपादक, अनेक भूमिकाओं का निर्वाह करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी का आगमन होता है। उनके युग को द्विवेदी युग भी कहा जाता है। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को आंदोलन बनाया। परंपरा से चली आ रही भाषाओं में ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, इन सब के स्थान पर अब धीरे धीरे खड़ी बोली हिंदी को आत्मसात करने, साहित्य का माध्यम बनाने पर उन्होंने बल दिया। देश विदेश की अद्यतन जानकारियों को यदि हम पूरे राष्ट्र तक पहुंचाना चाहते हैं तो उनका आग्रह था कि हमें एक ऐसी सशक्त भाषा को भी माध्यम बनाना होगा जो दुनिया के ज्ञान को, विश्व के अद्यतन शोध, अनुसंधान आदि को आत्मसात करे और उसकी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भी बने। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी आदि भाषाओं के लेखन को प्रोत्साहित नहीं किया। उसके स्थान पर खड़ी बोली हिंदी में लेखन और अनुवाद आदि को प्रोत्साहित किया। यही कारण है कि वह नवजागरण काल के रूप में, वह गद्य काल के रूप में जाना जाता है। इस दृष्टि से तीसरा कालखंड, जिसे हम छायावाद कहते हैं, छायावाद आधुनिक हिंदी साहित्य का एक बहुत ही उत्कृष्ट कालखंड है। इस कालखंड में काव्य की वस्तु बदली, गद्य की विधाएं, चाहे वो कथा साहित्य हो, उपन्यास, कहानी, नाट्य साहित्य हो, अनुवाद हो, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, ऐसी बहुत सारी विधाएं जो कि छायावादी रचनाकारों की लेखनी से निःसृत हुई और इन कवियों ने, इन गद्यकारों ने अपनी विलक्षण काव्य प्रतिभा का, लेखन प्रतिभा का परिचय भी दिया। इसलिए छायावाद को कविता की दृष्टि से उत्कर्ष का
अद्भुत काल भी माना जाता है। जैसा कि हमने अभी चर्चा की, द्विवेदी युगीन कविता के नैतिक बुद्धिवाद और इतिवृत्तात्मक शैली की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदी में जिस काव्यधारा का उदय हुआ उसे छायावाद कहा गया। यानी द्विवेदी युगीन जो नैतिक बुद्धिवाद था उसके प्रति एक प्रतिक्रिया इन कवियों ने प्रकट की। इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र ने यह कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी है। यह युग नवीन चेतना और क्रांति का युग था। द्विवेदी जी के कठोर अनुशासन एवं नैतिकता के अतिरिक्त आग्रह के प्रति युवा मन में धीरे धीरे विद्रोह उत्पन्न हो रहा था। जो रचनाकार है वह उस अनुशासन से बाहर निकलकर स्वच्छंद वृत्ति को आत्मसात करते हुए वह सृजन करने की ओर अग्रसर होना चाहता था। प्रेम, श्रृंगार, राग विराग, विरह वियोग, इन सब की अनुभूतियां, प्रकृति चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण, इन सब को अभिव्यक्ति के लिए, वो व्यक्त करने के लिए आकुल दिखाई देता है। यानी छायावाद का रचनाकार वह जो नैतिकता की, आदर्श की एक रचना प्रक्रिया थी उससे बाहर निकलकर निजी प्रेम को, आध्यात्मिक प्रेम को, उस प्रेम जन्य विरह और वियोग को, राग और विराग की मधुर अनुभूतियों को वह अपनी गद्य पद्य की रचनाओं में शामिल करना चाहता है। उपन्यासों और कहानियों की वस्तु को वह अब बदलना चाहता है। नाटकों में, एकांकियों में वह राष्ट्रीय चेतना, अतीत के गौरव, भारतीय ज्ञान परंपरा, इन सब को भी वह समाज के सामने लाना चाहता है। रविन्द्रनाथ टैगोर कृत गीतांजलि एक प्रसिद्ध रचना है। उसके प्रकाशन से प्रभावित होकर बहुत से कवियों ने लाक्षणिक शैली में प्रेम, प्रकृति, श्रृंगार और स्वातंत्र चेतना, इन विषयों पर अब काव्य लेखन, गद्य लेखन प्रारंभ किया था। व्यक्ति मन की छाया होने के कारण इनकी कविता छायावादी कहलाने लगी। मनोमस्तिष्क में वह जो सूक्ष्म मधुर अनुभूतियां हैं उनकी छाया परक अभिव्यक्ति इस युग की कविता और गद्य रचनाओं में उद्घाटित हुई। प्रारंभ में मुकुटधर पांडे ने स्वच्छंदतावादी नवीन अभिव्यक्तिमयी रचनाओं के लिए इसे व्यंग्यात्मक रूप में छायावाद नाम दे दिया था और यह भी कहा था कि यह कविता कविता न होकर उसकी छाया मात्र है। फिर यही नाम धीरे धीरे रूढ़ होता चला गया। इस नाम की सार्थकता या उपयुक्तता पर अनेक रचनाकारों ने, आलोचकों ने, चिंतक और विचारकों ने विचार किया। छायावाद की महान कवियत्री, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, वो थी महादेवी वर्मा। छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, महाकवि निराला और पंत, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथी कवित्री महादेवी वर्मा। 3 कवि विराट व्यक्तित्व वाले और एक महीयसी पृथ्वी धर्मा महादेवी वर्मा, वह भी इसके आधार स्तंभ में गिनी जाती हैं। उनका कहना है, सृष्टि के बाह्याकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा।
स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे भी आज भी उपयुक्त लगता है। आगे चलकर नए नए विषय, नई नई भाव भंगिमाएं, नई शैली, अभिव्यक्त छायावादी काव्य को छायात्मक, दुरूहता, रहस्यात्मकता आदि के कारण अनेक आरोपों का सामना भी करना पड़ा। बहुत से चिंतकों, विचारकों, आलोचकों ने छायावाद की इस लाक्षणिकता को या व्यंजनापरक अभिव्यक्ति को ध्यान में रखकर उस पर बहुत से प्रश्न चिन्ह लगाए। इस संदर्भ में छायावादी कवियों ने स्वयं परिभाषाएं प्रस्तुत करते हुए स्पष्टीकरण दिए और छायावाद के स्वरूप को विधिवत स्पष्ट किया, उसके रचनात्मक प्रमाण भी दिए। इस क्रम में सबसे पहले छायावादी युग के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद की दृष्टि को जानना, समझना समुचित होगा। ये वही प्रसाद हैं जिनके नाम से इस युग को प्रसाद युग भी कहा गया नाटक के क्षेत्र में, क्योंकि महाकवि प्रसाद ने बहुत से विलक्षण नाटक हिंदी जगत को, भारतीय वाङ्मय को दिए हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ऐसे बहुत से नाटक हैं जिसमें उन्होंने परंपरा से चली आ रही नाट्य परंपरा को बदला, उस प्रहसन या फूहड़ता से युक्त नाटकों को एक नई दिशा दी, उसकी विषय वस्तु को बदला, उसकी पात्र योजना को बदला, उसकी भाषा और संवाद योजना को भी बदल डाला। जयशंकर प्रसाद की यह मान्यता है कि कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश के बाह्य वर्णन से जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में इसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। द्विवेदी युग में या भारतेंदु युग में प्रसाद जी का मानना है कि बहुत सी पुरा गाथाएं, पुरा आख्यान, पुरा पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई रचनाएं, इन सब का बाहुल्य था और देश विदेश की स्थूल वर्णनात्मक विषय वस्तु उस युग की रचनाओं में उपलब्ध होती थी। छायावाद में आकर वेदना, विरहजन्य, बोध, चेतना, प्रेम, यह प्रधान हो गया और प्रेम के माध्यम से उस अलौकिक तक पहुंचने की एक उत्कट इच्छा, एक आध्यात्मिकता का संस्पर्श, वह भी छायावादी कविता में महत्वपूर्ण बन गया। अपनी बात को महाकवि प्रसाद आगे चलकर और स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति विधान, उपचार वक्रता, इन सब के साथ साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह अंतर स्पर्श करके भाव स्पर्श करने वाली अभिव्यक्ति की छाया कांतिमयी होती है। प्रसाद जी सौंदर्य के कवि हैं। वह हृदय के मनोवेगों के, मनोस्थितियों के सौंदर्य को उद्घाटित करने में जितने सफल हैं, उतने ही वह अपनी कथात्मक रचनाओं में यथार्थ का चित्रण करने में भी सक्षम और सफल दिखाई देते हैं। नाट्य रचनाओं में वो भारतीय गौरव गाथा को, भारत के गौरवशाली अतीत को उद्घाटित करते हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना का बिगुल यत्र तत्र सुनाई देता है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से
प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा, समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, इस तरह के गीत उनकी नाट्य रचनाओं में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। महादेवी वर्मा ने भी छायावाद की परिभाषा देते हुए स्पष्ट रूप से यह कहा कि छायावाद की कविता हमारी प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध स्थापित करा के हमारे हृदय में व्यापक भाषा अनुभूति उत्पन्न करती है और हम समस्त विश्व के उपकरणों, जड़ चेतन पदार्थों से एकात्म भाव संबंध जोड़ लेते हैं और इस समय की परिपूर्णता एवं बेसुधपन में जो रचना होती है वह छायावाद के प्राण से अनुप्राणित होती है। तो एक तरह से महादेवी यह कहना चाहती हैं कि छायावाद के रचनाकार अपने विषय में सर से पांव तक डूब जाते हैं, एकाग्र चित्त हो जाते हैं और पूरी सृष्टि से वो कट जाते हैं जब अपने विषय पर वह अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। एक जुनून, एक बेसुधापन उनकी कविता में, उनके भावबोध में प्रतिबिंबित होता है। महादेवी वर्मा रहस्यवाद को छायावाद का दूसरा सोपान भी मानती हैं। वे छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद को कहती हैं और प्रकृति को उसका साधन बताती हैं। सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद को पाश्चात्य साहित्य के रोमांटिसिज्म से प्रभावित बताया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने छायावाद और रहस्यवाद को एक माना और यह स्पष्ट कहा कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, वही छायावाद कहलाता है। छायावाद पर हिंदी के स्थापित समालोचकों ने भी समय समय पर विचार किया। इस संदर्भ में सर्वप्रथम हिंदी के प्रतिष्ठित समालोचक इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत को एक बार देखना समीचीन होगा, उपयुक्त होगा। वो कहते हैं, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रात्मक भाषा में, चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद पर बहुत दुर्लभ पुस्तक लिखी और उनका चिंतन, बड़ा गहन गंभीर चिंतन छायावाद के संदर्भ में उपलब्ध होता है। वो कहते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, जबकि दूसरी तरफ जीवन के प्रति एक भावात्मक दृष्टिकोण भी वो छायावाद को मानते हैं। यह विद्रोह भाव तथा शैली दोनों स्तर पर दिखाई देता है, यानी विषय वस्तु और भाषा शैली, इन दोनों में वह जो भारतेंदु और द्विवेदी युग की पारंपरिक अभिव्यक्ति थी, विषय वस्तु थी, उसके विरुद्ध यह विद्रोह छायावाद में छायावादी कवियों द्वारा दिखाई देता है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी छायावाद के और आधुनिक काल की उस तमाम भाषा और काव्य प्रवृत्तियों के समालोचक चिंतक रहे हैं। उन्होंने भी यह कहा कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या होनी चाहिए। इस तरह जिस छायावाद को प्रारंभिक चरण में अत्यधिक उपेक्षा का सामना करना पड़ा,
जिस छायावाद को पाश्चात्य कविता का अनुकरण बताया गया, वही छायावाद आगे चलकर अपनी सरसता, नूतनता, व्यंजकता, सौंदर्य, इन सब के कारण बहुत से आरोपों प्रत्यारोपों से ऊपर उठकर साहित्य जगत में न केवल प्रतिष्ठित हुआ, उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई और विषय वस्तु, भाषा शैली, प्रतीक योजना, बिंब विधान, मानवीकरण, प्रकृति सौंदर्य, इन सब की दृष्टि से छायावाद एक विशेष कालखंड गद्य और पद्य की दृष्टि से बन गया। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।